हेलो स्टूडेंट। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, इससे पहले आप मेरे बारे में जान लें। मेरे पास 9 वर्षों की टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों और शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का शिक्षक पढ़ाता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं। बीपीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू दिया। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि क्लास से संबंधित जो भी टाइम होता है, तो क्लास पीडीएफ होती है और जो पेपर कटिंग होती है आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है जिसमें आप अपने एडुकेटर के साथ इंगेज होकर डिस्कशन करके क्लास से संबंधित जो भी डाउट होता है आप उसे क्लियर कर लेते हैं। दूसरा, इसमें आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है जिसमें डेली बेस के आधार पर आपको पीटी और मेंस का टेस्ट दिया जाता है। तीसरा, आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति होती है जिसके तहत निर्धारित समय में आपके यूपीएससी के पीटी और मेंस का सिलेबस कवर करा दिया जाता है। और चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप इसके सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं और अनअकैडमी के द्वारा चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के पीटी मेंस और इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। अर्थात अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन से आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त करते हैं। अनअकैडमी के जीएस का 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस कोर्स का जिसके 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 4,500 का और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 72,000 का है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार तब आपको 12 मंथ का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन 44,550 में और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप जीएस का दूसरा जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है ये लेना चाहते हैं तो 12 मंथ का यह सब्सक्रिप्शन 74,500 का, 24 मंथ का 1,15,750 का। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये आपको 67,050 में और 24 मंथ का यह सब्सक्रिप्शन आपको 1,04,175 में प्राप्त हो जाएगा। और के अलावा आप अनअकैडमी से और क्या-क्या बेनिफिट ले सकते हैं, तो आप अनअकैडमी के कम्बो पैक का प्रयोग कर सकते हैं कि आप यदि ऑप्शनल पेपर का प्लस कोर्स और जीएस का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक साथ लेते हैं 12 मंथ का, ये 88,705 का, 24 मंथ का 1,31,510 का और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पा जाएँगे। और यदि आप प्लस कोर्स 12 मंथ का और 24 मंथ का लेते हैं जिसमें दोनों ही ऑप्शनल कोर्स हो, जीएस का भी और ऑप्शनल पेपर का, तो 12 मंथ का यह 70,103 का और 24 मंथ का यह 99,680 का है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट की प्राप्ति हो जाएगी। और आप अनअकैडमी के जो है सो 18 फरवरी को जो बैचेज शुरू हुए हैं उनमें आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो 6 मंथ का है, 2022 के लिए 1 साल का है, 2023 के लिए 2 सालों का बैचेज है और फिर एनसीईआरटी आधारित जो प्रीलिम्स फोकस बैच है वो है। तो आप इसमें से किसी भी बैच का सब्सक्रिप्शन लेके अपने घर बैठे अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं और अनअकैडमी के मार्गदर्शकों के नेतृत्व में आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। और अनअकैडमी का जो नेक्स्ट कॉम्बाट है ये 28 फरवरी को है, इसकी टाइमिंग जो है 11 AM है। तो इसमें आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करके आप इनरोल हो सकते हैं और उसके बाद इसमें देश के जितने भी आईएएस एस्पिरेंट होते हैं, प्रतिभागी सभी पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको अपनी प्रिपरेशन को जज करने का अवसर मिलेगा इस कॉम्पिटिटिव कंपटीशन के माध्यम से और फिर आप बहुत सारे प्राइजेज भी इसमें जीत सकते हैं। और अनअकैडमी का जो समिट 2 है वो आज और कल यानी कि 20 और 21 फरवरी को आयोजित हो रहा है, जो 2 दिन निर्धारित है। इनमें 70 आइकॉनिक स्पीकर हैं और आपको इसमें जो है सो यूपीएससी में प्रशासन के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, कैसे आपको उन प्रशासनिक चुनौतियों को सामना करना चाहिए,
कैसे आप एक सफल ब्यूरोक्रेट्स बन सकते हैं और किस तरीके से आप यूपीएससी को क्रैक करें, ये सभी चीज़ें आपको देश के जाने-माने हस्तियाँ जो विभिन्न क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनसे आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसमें आप अपना रजिस्टर्ड करें और रजिस्टर्ड करके आप इन सारे 2 दिन का जो ये एक लॉन्ग सेशन है, आप बेनिफिट उठाएँ और अपनी सफलता को अनअकैडमी के इस स्ट्रैटेजिक सेशन से बेनिफिट उठाकर सुनिश्चित करें। तो आइए एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेक्शन जो पिछले दिनों कुछ दिनों चर्चा में था, केंद्र 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष एन के सिंह हैं, तो एन के सिंह ने राष्ट्रपति को वित्त आयोग संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप वित्त आयोग की रिपोर्ट सौंपी है और केंद्र सरकार के द्वारा जो है सो उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो अब उस 15वें वित्त आयोग जो 5 वर्षों के लिए फिनांस कमीशन की सिफारिश होगी, इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो हम लोग इसके दोनों पक्षों पर चर्चा करेंगे कि वित्त आयोग का जो पहला संवैधानिक एस्पेक्ट है, इसके संवैधानिक एस्पेक्ट पर चर्चा कर लेंगे और फिर जो 15वें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें हैं, उसको हम लोग चर्चा कर लेंगे। ये जो 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें हैं, ये आपके पीटी एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस किसी भी एग्जाम में 2 प्रश्न होते ही हैं और दूसरा ये आपके मेंस में भी मददगार होगा। कई ऐसे सेक्शन हैं जो आपके मेंस के लिए बहुत ही मददगार होगा। तो केवल आइडेंटिकल नहीं बल्कि ये पीटी मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उस दृष्टिकोण से देखना है इसे और समझना है। और आप इसका नोट्स बना लेंगे क्योंकि ये इस बार के यूपीएससी प्रीलिम्स और आने वाले जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पीटी होना है, जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का होना है, जो बिहार लोक सेवा आयोग का होना है, जो एमपी पीसीएस का होना है, उन सभी के लिए 15वें वित्त आयोग का जो रिपोर्ट है ये बड़ा ही हॉट टॉपिक है और क्वेश्चन होगा। तो आप इसका नोट्स बना लेंगे कि एग्जाम के समय में आप उन बनाए हुए नोट्स का प्रिपरेशन रिवीजन कर लें। तो आप पूरे वीडियो को देख के पॉज करके अपना एक नोट्स इस पर सुंदर सा डेवलप कर लेंगे, तो आपका काम बन जाएगा। तो आइए आपको लिए चलते हैं 15वें वित्त आयोग के रिपोर्ट में। तो 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं और इस सिफारिशें में किस प्रकार से संसाधन आवंटन किया गया है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे धीरे धीरे और बढ़ते जाएं। तो चर्चा में क्यों है ये, तो हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 से आगामी 5 वर्ष के लिए करों के वितरण कुल में राज्यों की हिस्सेदारी को 41% तक बनाए रखने से संबंधित 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। यानी कि सिंपल सा इसमें 2 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। एक कि जो केंद्रीय कर राजस्व की प्राप्ति होती है केंद्र सरकार को, तो केंद्रीय कर राजस्व में जो केंद्र सरकार की प्राप्ति होती है उसमें से 41% भाग जो है वो राज्यों के लिए रखा गया है। एक तरीके से इसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, राज्यों के लिए रखा गया है। और दूसरा इसमें यही है कि इसका अर्थ यही है कि जो सरकार को 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट फिनांस कमीशन एन के सिंह के द्वारा सौंपा गया है, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। दूसरा है कि 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट हाल ही में संसद में प्रस्तुत की गई। इसके अलावा सरकार ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के आधुनिकीकरण के लिए एक अलग नॉन लैप्सेबल फंड के निर्माण की भी मंजूरी दी है, अर्थात कभी समाप्त नहीं होने वाले फंड के निर्माण की मंजूरी दी है। ये प्रश्न पीछा पूछा जा सकता है आपके प्रीलिम्स में कि केंद्र सरकार ने हाल ही में जो नॉन लैप्सेबल फंड के निर्माण की घोषणा की है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है या किस लिए घोषित किया गया है, तो रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के आधुनिकीकरण के लिए नॉन लैप्सेबल फंड के निर्माण की घोषणा की गई है। तो पहला 41% जो भागीदारी है, इस पर और डिस्कशन होगा, राज्यों के लिए निर्धारित किया गया है। 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग की सिफारिशें होती है। ये 15वां वित्त आयोग है और जाहिर सी बात है कि ये जो है सो हाल ही में सरकार के द्वारा एक नॉन लैप्सेबल फंड के गठन की घोषणा की गई है जो रक्षा और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है। तो 15वें वित्त आयोग जो फिनांस कमीशन है, थोड़ा सा इसका संवैधानिक प्रावधान और क्या कार्य है आप उसको देख लें। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि इसका संविधान के किसी न किसी आर्टिकल में जिक्र है और वो आर्टिकल नीचे होगा। जो केंद्र राज्य के बीच राज्यों के बीच संवैधानिक व्यवस्था और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप कर से प्राप्त आय के वितरण के लिए विधि और सूत्र का निर्धारण करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि केंद्र को जो कर राजस्व की प्राप्ति होती है, उस कर राजस्व में से राज्यों को किस प्रकार से संसाधनों का आवंटन किया जाए, इसको ये फॉर्मूला तैयार करता है
और दूसरा क्या फॉर्मूला तैयार करता है कि केंद्र से जो राज्यों के लिए आवंटन हुआ है, अब राज्यों के लिए आवंटन राशि में से राज्य में किस प्रकार से वितरण किया जाए, इसके लिए ये फॉर्मूला तैयार करते हैं। यानी दो बेसिक फॉर्मूला तैयार होना, ध्यान से सुनेंगे। पहला कि जो केंद्र सरकार को कुल कर राजस्व की प्राप्ति होती है उसमें से राज्यों को टोटल में से कितना जाना चाहिए उसके लिए फॉर्मूला तैयार करना, और दूसरा राज्यों के लिए जो टोटल संसाधन आवंटित किया गया है अब उसमें से प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को जो संसाधन जाएगा उसके लिए फॉर्मूला तैयार करना वित्त आयोग का काम होता है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत, जैसे मैंने पहले ही कहा कि भारत के राष्ट्रपति के लिए 5 वर्ष या उससे पहले एक वित्त आयोग गठन करने की शक्ति प्रदान की गई, यानी कि नॉर्मली 5 वर्ष पर, और यदि आवश्यकता होती है पड़ती है तो राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनली प्रावधान है। फिर 15वें वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा नवंबर 2017 में किया गया था और इसके अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं, और इसकी जो सिफारिशें होगी वो 2021-22 से वर्ष 2025-26 यानी 21 से लेकर 26 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी। तो यहाँ से स्टेट पीसीएस में 4-5 प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहला कि जो कुल केंद्रीय कर राजस्व की प्राप्ति होती है उसमें से राज्यों के लिए कितना संसाधन आवंटित किया गया है 15वें वित्त आयोग के द्वारा, तो 41%। दूसरा, सरकार ने एक नॉन लैप्सेबल फंड के गठन की घोषणा की है, ये किससे संबंधित है, तो रक्षा और आंतरिक सुरक्षा से। तीसरा प्रश्न है कि वित्त आयोग का गठन कितने समय के लिए होता है, तो 5 वर्ष के लिए होता है या उससे पहले राष्ट्रपति को अधिकार है संविधान के आर्टिकल 280 के तहत वो गठित कर सके। चौथा कि कब गठन किया गया, तो नवंबर 2017 में गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन है, तो एन.के. सिंह है। कब से कब तक के लिए इनकी सिफारिशें होंगी, तो नॉर्मली 2021 से लेकर 2026 के, और वित्तीय वर्ष 2021-22 से 21-22 से 25-26 के लिए इनका होगा। तो 5 वर्षों के लिए होगा। और काम क्या है, तो दो फॉर्मूला तैयार करना। कौन सा फॉर्मूला, तो केंद्र सरकार को जो कुल कर राजस्व की प्राप्ति होती है उसमें से राज्यों को कुल कितना संसाधन आवंटन किया जाए इसके लिए फॉर्मूला तैयार करना, और दूसरा राज्यों के लिए आवंटित संसाधनों में से प्रत्येक राज्य को और संघ शासित प्रदेश को किस तरीके से संसाधन आवंटित कराया जाए इसके लिए फॉर्मूला तैयार करना इसका काम है। नेक्स्ट हो जाएगा कि जो वर्टिकल हिस्सेदारी में केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी होती है, वर्टिकल का अर्थ है यहाँ पे कि जो कुल कर राजस्व की प्राप्ति होती है उसमें से राज्यों के लिए कितना आ जाएगा। दो तरीके का वितरण का प्रावधान होता है। एक होता है जिसको आप कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी कि ऊपर से नीचे कितना आएगा, यहाँ पर ये समझना है ऊर्ध्वाधर वितरण। और ऊर्ध्वाधर वितरण का अर्थ है कि ऊपर से नीचे कितना आएगा, यानी कि केंद्र सरकार से राज्य को कितना मिलेगा, ये ऊर्ध्वाधर। टोटल का अर्थ है यहाँ पर, ऊर्ध्वाधर का अर्थ होता है कि टोटल जो केंद्र सरकार को प्राप्त होता है उससे राज्य को ऊपर से नीचे कितना आएगा। और दूसरा होगा क्षैतिज वितरण होता है, हॉरिजॉन्टल वितरण होता है। तो क्षैतिज वितरण होता है कि ये जो टोटल आया है अब ये टोटल राज्यों के बीच कैसे वितरण होगा, राज्यों के बीच कैसे वितरण होगा, वो क्षैतिज वितरण कहलाता है। तो दूसरा है कि 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी को 41% बनाए रखने की सिफारिश की है, जो आयोग की वर्ष 2020-21 में दी गई अंतरिम रिपोर्ट के समान है। यानी इससे पहले भी जो अंतरिम रिपोर्ट आया था उसमें भी पहले यही कहा गया था कि जो कुल केंद्रीय कर राजस्व की प्राप्ति होती है उसमें से राज्यों के लिए 41% हिस्सा निर्धारित कर दिया जाए। यह राशि वर्तमान वितरण पुल का अर्थ हुआ कि जो 14वां वित्त आयोग है, वर्तमान वितरण पुल कौन निर्धारित करेगा, तो 14वें वित्त आयोग करेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। तो 14वें वित्त आयोग के 42% के स्तर के समान ही है के द्वारा जो दी गई है, जैसे नीचे में लिखा हुआ है। हालांकि इसमें जम्मू कश्मीर राज्य की स्थिति बदलाव के बाद बने लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 1% जो राशि है वो उसके लिए रख लिया गया है। कुल मिलाकर यही अर्थ निकलता है कि जो 14वां वित्त आयोग था इसने भी केंद्रीय कर राजस्व में से 42% राज्यों के लिए निर्धारित किया था, और जो 15वां है यदि टोटल देखे जाए तो ये भी 42% ही है। लेकिन इस 42% को इसने क्या किया है कि दो भागों में कर दिया है। 42% को एक 41% कर दिया है ऑल ओवर राज्य के लिए,
और 1% इसमें से निकाल कर किसके लिए, जो नया यूनियन टेरिटरी गठन हुआ है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, इन दो संघ शासित क्षेत्र के विकास कार्यों डेवलपमेंट के लिए रखा गया है। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि कुल केंद्र सरकार के जो मिले हैं उससे राज्यों को क्या मिला है। अब हॉरिजॉन्टल हिस्सेदारी यानी कि राज्यों के बीच कर का जो विभाजन होता है, जो 41% मिला है 15वें वित्त आयोग से, अब एक 41% को आप 100 मान लीजिए, और उसमें से किस राज्य को कितना जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहता है। तो राज्यों के बीच कर राजस्व के विभाजन के लिए आयोग ने जो सूत्र प्रस्तुत किया उसके मुताबिक राज्य के हिस्सेदारी का निर्धारण करते समय निम्नलिखित चीजों को आधार बनाया गया है। तो 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें से किस राज्य को कितना कर राजस्व जाएगा, उसके लिए जो मानक फॉर्मूला तय किया गया है, तो भारांश जिसको आप वेटेज कहते हैं, उसके लिए किसको क्या वेटेज दिया गया है, तो जो जननांकीय प्रदर्शन है, डेमोग्राफिक प्रदर्शन, इसके लिए 12.5% का दिया गया है, उसमें मिलेगा। फिर इनकम गैप, आय के अंतर को जो है 45% दिया गया है। जनसंख्या और क्षेत्रफल को 15%, वन और पारिस्थितिकी को 10% और कर राजकोषीय प्रयासों को, यानी कि जो राज्य से बेहतर जिसका राजकोषीय प्रबंधन होगा, जिसकी बेहतर कर नीति होगी राज्य की, उसको 2.5% वेटेज दिया गया है। वन पारिस्थितिकीय वेटेज का अर्थ हो गया कि जिस राज्य में वन क्षेत्र जितना अधिक होगा, क्लाइमेट जितना सस्टेनेबल होगा, उनको अधिक प्रायोरिटी मिल गया, 10% तक चला जाएगा। जाहिर सी बात है कि इसका अर्थ यही हुआ कि इस मामले में, हालांकि जब ये एनके सिंह की रिपोर्ट आई थी तो कुछ राज्यों ने ये जो भारांश का डिटर्मिनांट्स है एक तरीके से, इस पर आपत्ति भी उठाई थी, क्योंकि जिन राज्यों में वन का और पारिस्थितिकी का यानी वन का क्षेत्रफल कम है, उनको वेटेज कम मिलेगा इससे। तो वहां पर कुछ कुछ, लेकिन जब भी कोई कमीशन इस तरीके की रिपोर्ट बनाती है तो किसी एक राज्य को ध्यान में रखकर तो बनाएगा नहीं वो, तो पूरे भारत के जो संघ और राज्य की कंडीशन है, राज्यों का जो विकास है, सभी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो ये एरिया जो है आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो राज्यों के बीच वितरण होगा उसके लिए जो फॉर्मूला तय किया गया है, उसमें से किसको कितना मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा। उसमें एक है जनसंख्या की यानी कि डेमोग्राफिक प्रदर्शन, उसको 12.5% वेटेज दिया गया है, 12.5% का। इनकम गैप को 45% दिया गया, जनसंख्या और क्षेत्रफल का जो है सो 15%, वन और पारिस्थितिकी को 10% और कर एवं राजकोषीय प्रयासों को 2.5%। यानी ये फॉर्मूला हो गया जो कुल 41% मिला है राज्यों को। अब इस 41% का जो वितरण होगा, यदि आप मान लीजिए कि किसको कितना दिया गया है, तो मान लीजिए कि 45% जो है, इस 41 में से 45% किसको, अब इसको 100 मान लीजिए आप, तो वो 45% किसको है, आय गैप को है, इनकम गैप को है। फिर 12.15% किसके पास है, तो 15% किसको दिया गया है, तो वन और पारिस्थितिकी को दे दिया गया है। फिर 12.5% किसको दे दिया गया है, तो डेमोग्राफिक को दिया गया है। फिर 10% जो है वो किसको दिया गया है, तो वन और पारिस्थितिकी को। और 2.5% जो है वो किसको दिया गया है। तो जब आप एग्जाम में लिखें 15वें वित्त आयोग को, तो इस तरीके के वृत्त चार्ट आप बनाने का प्रयास करें, और यहाँ पर 45% लिख के दे दीजिए, ये जो एरिया है इनकम गैप के लिए है, 15% का जो एरिया है वो जनसंख्या और क्षेत्रफल के लिए है, और 10% का जो एरिया है वो वन पारिस्थितिकी के लिए है, 2.5% का जो एरिया है वो कर और राजकोषीय प्रयासों के लिए है, और फिर जो 10% का एरिया है वो वन पारिस्थितिकी के लिए। इस तरीके से यदि आप एक वृत्त चार्ट बना के दे देते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाया है, तो आपके उत्तर अधिक अट्रैक्टिव हो जाएंगे और आपको नंबर अधिक मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना। अब कुछ आप तुलना करके समझ लीजिए 14वें और 15वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें क्या है। तो आप 11th जो 5th ईयर प्लानिंग का जो 11th वित्तीय आयोग था, उसने कुल केंद्र कर राजस्व में 29.5% राज्यों के लिए निर्धारित किया था। जो 12वां वित्त आयोग है उसने 30.5%, यानी कि 11वें से 12वें में आए तो 1% राशि बढ़ाई गई राज्यों के लिए, तो कुल केंद्रीय कर राजस्व की प्राप्ति होती है उसमें। फिर 12वें से 13वें में गए तो ये बढ़कर कितना हो गया, 12वें में थे आपके पास 30.5, 13वें में बढ़कर कितना हो गया, ये 32% के पास गया।
इसका अर्थ है कि फिर जो 12वें से 13वें प्लानिंग कमीशन में जब गए तो राज्यों के लिए 1.5% जो है कर राजस्व को बढ़ाया गया, केंद्रीय कर राजस्व। और यहाँ पर क्वांटम जंप दिखाई दे रहा है कि 14 जो प्लानिंग कमीशन है, उस 14वें प्लानिंग कमीशन ने जो 13 में 32% था, इसको सीधे से 42%, यानी कि 10% की वृद्धि की थी इसने, कि राज्यों को इतना मिलना चाहिए। और 15वां फिफ्थ ईयर जो है इसमें 1% की कमी की है, वो 41% रखा है एन.के. सिंह की अध्यक्षता वाली। लेकिन ये इसमें से जो कुल मिलाकर आप यही कहेंगे कि ये भी 42% ही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ शासित क्षेत्र के लिए जो है 1% रखा गया। तो ये तुलना करके है। 11 फिफ्थ 11 जो वित्त आयोग था उसमें कितना था, 29.5। 12वें वित्त आयोग में 30.5, 13वें वित्त आयोग में 32, और 14वें में 42, और 15वें में 41। तो ये कभी कभी पूछ देगा डाटा, तो तुलनात्मक है, इसको आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और इसमें भी यदि इस तरीके के ग्राफ का आप प्रयोग अपने एग्जामिनेशन हॉल में कर दिया तो आप समझ लीजिए कि यदि 10 नंबर का वो प्रश्न है तो सीधे 8-9 नंबर तक आप उठा के ले आएंगे। और बहुत इजी ग्राफ है, एक पर जो है सो परसेंटेज को ले लिया गया है, दूसरे एक्सेस पर जो है सो वित्त आयोग को ले लिया गया है, और आपको यदि प्रतिशत याद है तो आप उसका ग्राफ बना दीजिए, या फिर आप जो है तो दंडालेख बनाकर इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, आपका आंसर क्वालिटी बढ़ जाएगा। अब इसमें जो 14वें 15वें वित्त आयोग के द्वारा जो एरिया डिसाइड किया गया है, रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला इन द 15th, और जो 14वें वित्त आयोग है उसमें क्या डिफरेंसेस है वो देखिए। तो इसमें 100% जो रखा गया है, तो 14वें वित्त आयोग में ये हो जाएगा 14वें वित्त आयोग, और ये 15वें वित्त आयोग का। तो 15वें वित्त आयोग में अभी जैसे आपने देखा है कि कर प्रयासों के लिए 2.5% रखा गया है, कि जो 14वें वित्त आयोग में नहीं था। 15वें वित्त आयोग में इनकम डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के लिए 12.5% रखा गया है, 12 जो कि इसमें नहीं था। ये दोनों जो है एक तरीके से आप देखेंगे एक तरीके से जो है सो अलग से कर दिया गया है। 15वें वित्त आयोग में दो नए एरिया को लिया गया है, एक कर प्रयासों को, और दूसरा जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है उसको रखा गया है, दो अलग एरिया लिया गया है, शेष 3 कॉमन है। तो 14वें जो वित्त आयोग है उसमें इनकम गैप को कितना दिया गया था, 50% वेटेज, जबकि 15वें वित्त आयोग में इनकम गैप को दिया गया 45% वेटेज, यानी कि यहाँ से यहाँ आने में इसमें -5% की कमी हुई है, क्योंकि दो एरिया इसमें बढ़ाया गया है। जो फॉरेस्ट और इकोलॉजी है उसमें 7%, 7.5% था 14वें वित्त आयोग में। तो फॉरेस्ट और इकोलॉजी 15वें वित्त आयोग में क्या हो गया है, 10% हो गया है। तो इसका अर्थ है कि इसमें +2.5% की वृद्धि कर दी गई है, धारणीयता को बढ़ाने के लिए +2.5% की वृद्धि। एरिया को पहले भी 15% रखा गया था 14वें वित्त आयोग में भी, और 15वें वित्त आयोग में सेम है। तो यह एरिया क्या है, समान है। और पॉपुलेशन को यहाँ पर रखा गया था 27.5% 14वें वित्त आयोग में, तो 15वें वित्त आयोग में इसको घटाकर कर दिया गया है 15%, यानी कि लगभग 15-10-25, और 10-2-25-2-27, यानी कि लगभग 12.5% की कमी की गई इसमें, क्योंकि उधर का एरिया जो है सो इंक्रीज कर दिया गया है। ये तुलनात्मक है, ये भी ध्यान रखेंगे फिर से कि जो कर प्रयास है, एक जिसको 2.5% वेटेज दिया गया है, और दूसरा जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है जिसको 12.5% वेटेज दिया गया, ये 14वें वित्त आयोग में फार्मूला के तहत नहीं था, ये केवल 15वें वित्त आयोग में दो नए एरिया को लिया गया। शेष जो 4 एरिया है वो 14वें वित्त आयोग में भी था और 15वें वित्त आयोग में, पर परसेंटेज जो शेयरिंग है उसमें बदलाव हुआ है। तो 14वें वित्त आयोग में जो इनकम डिस्टेंस है उसको 50% दिया गया था, यहाँ पर इनकम डिस्टेंस को 45% कर दिया गया है, यानी कि 14वें से 15वें वित्त आयोग आने में इनकम डिस्टेंस में 5% की कमी कर दी गई है। दूसरा जो फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी का एरिया है, तो 14वें वित्त आयोग में ये 7.5% था, जबकि 15वें वित्त आयोग में यह बढ़ाकर 10% कर दिया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि 14वें वित्त आयोग से 15वें वित्त आयोग में 2.5% का इंक्रीज किया गया है फॉरेस्ट और इकोलॉजी के क्षेत्र में।
एरिया कांस्टेंट है, यानी एरिया के लिए, क्षेत्रफल के लिए 14वें वित्त आयोग ने 15% वेटेज निर्धारित किया था और 15वें वित्त आयोग ने भी इस मामले में 15% वेटेज को ही निर्धारित किया है। और पॉपुलेशन के लिए जो 14वें वित्त आयोग में 27.5% था, वो 15वें वित्त आयोग में घटकर कितना हो गया है, 15। इसमें काफी ह्यूज घटाव हुआ है। तो ये जो एरिया है किसको कितना दिया गया है, ये भी पीटी में आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, किस एरिया में कितनी ग्रोथ हुई है, कितनी कमी हुई है, ये भी पूछा जा सकता है। तो चार, इस हिसाब से आपको 3 डाटा याद रखना है। एक, इनकम गैप के क्षेत्र में 14वें से 15वें में 5% की कमी हुई है। फॉरेस्ट और इकोलॉजी में जो है सो 2.5% का गेन हुआ है 15वें वित्त आयोग में। और पॉपुलेशन जो है उसमें 15, 10, 25 और 2, 27, यानी 12.5% की क्या हुई है, कमी की गई है, ये ध्यान में रखेंगे। केवल एक एरिया है जो समान है 14वें और 15वें वित्त आयोग में, वो क्या है, एरिया ही है। क्षेत्रफल जो राज्यों का है वो 15वें वित्त आयोग में भी 15% को प्राप्त किए हुए हैं और 14वें। तो यहाँ से स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में भी कई सारा प्रश्न पीटी का बनता है। तो टैक्स इफोर्ट को कितना है, डेमोग्राफी को कितना है, इनकम गैप को कितना है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को कितना है, क्षेत्रफल को कितना, जनसंख्या को, ये 15वें में 14वें में कितना था, ये याद रखना है। किस में घटाव हुआ 14वें से 15वें में और किस में वृद्धि हुई है, ये याद रखना है। और दो नए एरिया फॉर्मूला के तहत जो जोड़े गए 15वें वित्त आयोग में, वो याद रखना है, कर प्रयास को और डेमोग्राफिक जो परफॉर्मेंस है उसको। तो ये याद रखेंगे, ये डाटा आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा एक और डाटा देखिए कि जो 15वें वित्त आयोग और 14वें वित्त आयोग में जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो फॉर्मूला तय किया गया है कि कर प्रयास को जो दिया गया है वेटेज, दूसरा जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, इनकम गैप है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी है, क्षेत्रफल है और जनसंख्या, ये जो मानक तय किए गए 15 वित्त आयोग में, इसमें किस राज्य को बेनिफिट हुआ है, किस राज्य को लूज किया है, किस राज्य ने, ये तुलना करके आप देख लेंगे। तो देखिए, तो 14वें वित्त आयोग इसमें है टॉप गेन, जो सबसे अधिक प्राप्त करने वाले राज्य थे 14वें वित्त आयोग में, वो कौन कौन से थे। अरुणाचल प्रदेश जो था वो क्या है, 14वें वित्त आयोग से 15वें वित्त आयोग में सबसे अधिक गेन किया है। इसका जो था वो 14वें वित्त आयोग में 1.37 था और यहाँ पर ये जो ऑल टैक्सेज है इसमें 1.76 मिलेगा। तो ये यहाँ पर चेंज इन शेयरिंग में यहाँ पर चेंज हुआ है इसका। और मेघालय को जो 0.64 था तो इसको 0.77 मिल जाएगा। मणिपुर को जो 14वें वित्त आयोग में 0.62 था, इसको 0.72 मिलेगा। नागालैंड को जो 0.5 था वो 0.57 और पंजाब को जो 1.58 था इसको 1.79 मिलेगा। जिसको हानि हुई है इसमें, इसीलिए मैंने कहा कई सारे राज्यों ने इस पर विरोध भी किया था। तो हानि सबसे अधिक 15 आंध्र प्रदेश को, क्योंकि उसका क्षेत्रफल पहले कितना था इसका, तो चेंज इन परसेंटेज में 4.33 था, यानी 4.3 वो 4.41 हो गया, यानी कि 14वें में 4.3 था, यहाँ पर 4.11 हो गया। असम का 3.31 था, यहाँ पर कम होकर 3.13 हो गया है। तेलंगाना का 2.44 था, यहाँ पर 2.13 हो चुका है। केरला का 2.5 था, यहाँ पर 1.94 और कर्नाटका का 4.7 और यहाँ पर 3.65। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट जो सरकार ने स्वीकार कर लिया, इसके बाद जो केंद्रीय कर राजस्व का क्षैतिज वितरण होता है, वर्टिकल नहीं, क्षैतिज वितरण में सर्वाधिक गेन करने वाला प्रथम 4 राज्य कौन है, तो वो अरुणाचल हो जाएगा, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। और चौथा ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम किसको मिलेगा, किसको लूज हुआ है सबसे, तो वो है आंध्र प्रदेश, असम, तेलंगाना, केरला और कर्नाटक। ये डाटा आप याद रखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे पीटी में। ये जो 3 डाटा मैंने आपको तुलना करके बताया है, इतना याद रखेंगे तो आप मेंस में भी इस पर बहुत की जो 11वें वित्त आयोग से लेके 15वें वित्त आयोग तक का जो सफर है उसमें किस तरीके से केंद्रीय कर राजस्व में से राज्यों के लिए शेयरिंग बढ़े हैं और किस तरीके से चेंज हुआ है, वो याद रखना है। दूसरा, इसमें आपको दिखा दिया कि जो वेटेज दिया गया है, तो किस एरिया को कितना वेटेज दिया गया है वो इसमें क्लियर है। तो वेटेज को आप ध्यान में रखेंगे, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। और तीसरा, जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें से किस राज्य ने गेन किया और किसने लूज किया है 14वें से 15वें वित्त आयोग तक
सफर में, ये आपको ध्यान में रखना है। ये याद रखेंगे, कई सारे प्रश्न इस पर आपके बन जाएंगे। अब आप जो अन्य चीजें हैं इसमें, तो राज्यों के लिए राजस्व घाटा का जो अनुदान है, ग्रांट है, वो किस तरीके से और क्या क्या इसमें है, तो वो आप ध्यान से देखेंगे। तो राजस्व घाटा अनुदानों की संकल्पना राज्य के राजस्व खातों पर उन राजकोषीय जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई है जिसकी पूर्ति उनके स्वयं के कर और गैर कर राजस्व तथा संघ से उनको प्राप्त होने वाले कर राजस्व के बावजूद भी नहीं होता है। यानी पहला पॉइंट जो है, इसका अर्थ ये निकलता है कि 15वें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए जो राजस्व घाटा ग्रांट दिया है, तो किसके लिए दिया है, तो सबसे पहले उन राजकोषीय जरूरतों को पूरा करने के लिए दिया जाएगा जो 3 तरीके से एग्रीगेट होने के बाद भी उसको पूरा नहीं किया जा सकता। जैसे राज्य सरकार का भी 2 तरीके का आमदनी होता है। राज्य सरकार का एक होता है आमदनी जिसको हम लोग कहते हैं कर राजस्व से जो राज्य की प्राप्ति होती है, और दूसरा जो राज्य सरकार को प्राप्ति होती है वो गैर कर राजस्व से प्राप्ति होती है। ये राज्य सरकार के भी आमदनी का स्रोत हो गया। और तीसरा इसमें ये दिया गया है कि जो केंद्रीय कर राजस्व से राज्य को प्राप्त होता है, केंद्रीय कर राजस्व से। तो इन 3 चीजों से जो सरकार को, राज्य सरकार को कुल संसाधन प्राप्त होते हैं। यदि इन तीनों स्रोत से, यानी कि अपने कर राजस्व के स्रोत से, अपने गैर कर राजस्व के स्रोत से और केंद्रीय कर राजस्व से जो उनको मिलता है क्षैतिज वितरण में, इन तीनों को मिलाकर यदि उनका राजकोषीय घाटा, राजकोषीय जो जरूरतें हैं, राजकोषीय खाता की जरूरतें पूरे नहीं हो पाती है, तो केंद्रीय अनुदान उनको दिया जाएगा। केंद्रीय अनुदान उनके लिए प्रावधान किया गया। इस पहले पॉइंट का अर्थ यह है। दूसरा, सामान्य बोलचाल की भाषा में किसी वित्तीय वर्ष में कुल सरकारी आय और कुल सरकारी व्यय का जो अंतर होता है, ये राजकोषीय राजस्व घाटा होता है। यानी कि कुल जो सरकार का आय हुआ और वो घाटा, तो ये क्लियर है। फिर आयोग ने 2026 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए लगभग 3 ट्रिलियन रुपये राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है राज्यों के लिए। और राजस्व घाटा अनुदान के लिए योग्य राज्यों की संख्या जो वित्त वर्ष 2022 में 17 से घटकर 2026 तक 6 रह जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ, पहला तो पॉइंट आपने समझ लिया कि जो एनके सिंह की अध्यक्षता वाली 15वें वित्त आयोग है, उन्होंने जो सरकार को सिफारिश किया, जिसको सरकार ने स्वीकार कर लिया, तो उसमें राज्यों के लिए जो राजकोषीय जरूरतें होती है उनके लिए अनुदान की व्यवस्था की गई। लेकिन कब, तो राज्य के जो आमदनी के 3 स्रोत हैं, कौन कौन है, तो राज्य का जो कर राजस्व है, राज्य का जो गैर कर राजस्व है, और राज्य को जो केंद्रीय कर राजस्व में से जो हिस्सेदारी मिलती है। यदि इन तीनों को मिलाकर वो राजकोषीय जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उनको राजकोषीय अनुदान मिलेगा, पहला। दूसरा, जो एनके सिंह की अध्यक्षता वाली कमीशन है, इन्होंने 2026 5 वर्ष के लिए लगभग 3 ट्रिलियन रुपए की राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है सभी राज्यों के लिए। और प्रेजेंट टाइम में क्या है कि जो राजकोषीय घाटे में चलने वाले राज्यों की संख्या वो 17 है प्रेजेंट टाइम में। इसका अर्थ ये 2022 में जब से रिपोर्ट ये एक्टिव हो गया है, तो 22 है। और यदि राजकोषीय अनुदान जो आयोग ने सिफारिश की है, यदि वो दिया जाता है, तो ये 17 राज्य की संख्या घटकर कितनी हो जाएगी, 6 रह जाएगी। ये इसमें है। तो ये बहुत ही वैल्यूएबल पेज है, इसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। नेक्स्ट हो जाएगा कि राज्यों के लिए जो प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन अनुदान है, परफॉर्मेंस आधारित प्रोत्साहन ग्रांट है, वो क्या क्या है। तो प्रदर्शन आधारित ग्रांट का दर 4 विषय को रखा गया है। 4 विषय को, एक रखा गया है सामाजिक क्षेत्र के विषय को, जिसका क्या अर्थ होता है बताते हैं। दूसरा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रखा गया, इसका क्या अर्थ है। और तीसरा रखा गया है जो शासन और प्रशासनिक सुधार है, उसको रखा गया है। और चौथा जो बिजली क्षेत्र है, इसको रखा गया है। इन 4 क्षेत्रों को रखा गया है परफॉर्मेंस आधारित अनुदान जो राज्यों को मिलेगा वो। तो परफॉर्मेंस आधारित करने का अर्थ है कि यदि ये जो 4 सेक्टर है, सिंपल भाषा में समझिए, जो 4 सेक्टर है, सामाजिक क्षेत्र है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जो शासन और प्रशासन है, और जो बिजली क्षेत्र है, जो राज्य इन क्षेत्रों में बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, अच्छे प्रोत्साहन, अच्छे वो उनका नेतृत्व क्षमता निखर कर आएगा, तो उनको जो है सो प्रोत्साहन आधारित अनुदान मिले। इसका अर्थ है कि ये हर एक राज्य के लिए नहीं है, ये
परफॉर्मेंस आधारित ग्रांट उन्हीं राज्यों के लिए है जो इन 4 मामलों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। किस मामले में? तो सामाजिक क्षेत्र के मामले में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मामले में, शासन और प्रशासनिक सुधार के मामले में और बिजली क्षेत्र के मामले में जिन राज्यों का बेहतर परफॉर्मेंस होगा उनके लिए परफॉर्मेंस ग्रांट की व्यवस्था है। जिनका बेहतर नहीं उनके लिए नहीं है। तो सामाजिक क्षेत्र में कौन कौन सा एरिया है कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर इसमें ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यानी कि इसका सिंपल सा अर्थ हो गया कि ऐसे राज्य जिनका स्वास्थ्य और शिक्षा का सेक्टर बेहतर प्रदर्शन करेगा उनके लिए परफॉर्मेंस आधारित अनुदान मिलेगा सामाजिक क्षेत्र का। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जहां पर कृषि और ग्राम सड़कों की रखरखाव पर ध्यान केंद्रित किया गया, यानी कि कृषि को और जो विलेज सड़कें हैं इसके रखरखाव परफॉर्मेंस में जितनी बेहतर कंडीशन होगी उनको मिलेगा। क्योंकि अभी भी देश की 1/3 आबादी का कुल कार्यबल जो है सो 70% आप देख रहे हैं कि जो कृषि पर है और राष्ट्रीय आय में अभी भी लगभग 40% का जो योगदान है कृषि और उससे संबंधित चीजों का है। तो इसका सीधा सा अर्थ हो गया कि जिसका सिंपल ये याद रखेंगे कृषि और ग्रामीण सड़कें बेहतर प्रदर्शन का होगा उसको मिलेगा। शासन और प्रशासनिक सुधार के तहत आयोग ने न्यायपालिका, सांख्यिकी और आकांक्षी जिलों तथा ब्लॉकों के लिए अनुदान की सिफारिश की है। ये जो आकांक्षी जिले और ब्लॉक हैं ये नीति आयोग ने पहचान की है, नीति आयोग के द्वारा पहचान की गई है। और ये ऐसे जिले और ब्लॉक हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जनसंख्या अधिक है, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पिछड़ा है। तो ऐसे क्षेत्र में यदि शासन मजबूत होता है, प्रशासनिक सुधार होता है और ये आकांक्षी जिले विकास के स्तर पर आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो इस आधार पर भी इन राज्यों को परफॉर्मेंस ग्रांट दिया जाएगा। और बिजली क्षेत्र के लिए आयोग द्वारा विकसित प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन प्रणाली शामिल है जो अनुदान से संबंधित नहीं है बल्कि ये राज्यों को अतिरिक्त उधार प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण विंडो प्रदान करेगा। यानी कि यदि आपका बिजली का बेहतर सिस्टम है तो बिजली का बेहतर सिस्टम है उसमें आपने उसकी जो बचत होती है, जो अन्य चीजें उपभोक्ताओं तक पहुंच होती है, ये सारी चीजें आपकी अच्छी है तो उसके आधार पर आपको जो है सो अतिरिक्त उधार लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो परफॉर्मेंस आधारित जो एरिया है वो मूल रूप से इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। सामाजिक क्षेत्र के में शिक्षा और स्वास्थ्य, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि और ग्रामीण सड़कें, प्रशासनिक सुधार में और शासन में न्यायपालिका, सांख्यिकी और आकांक्षी जिले तथा ब्लॉक में बेहतर प्रदर्शन तो और बिजली में यदि आपका बेहतर होता है तो आपको उधार लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, ऋण लेने की क्षमता। नेक्स्ट जो राजस्व में केंद्र की हिस्सेदारी है, तो राजस्व में जो केंद्र की हिस्सेदारी और कैसा है, तो 15वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को किया गया कुल हस्तांतरण, कर वितरण और अनुदान केंद्र सरकार की अनुमानित सकल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 34% है, जिसमें केंद्र सरकार के पास अपनी आवश्यकताओं और राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं के दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व बढ़ता है। इसका अर्थ यही निकला, ये भी पूछा जा सकता है कि 15वें वित्त आयोग ने जो सिफारिश की है तो उसमें से केंद्र सरकार को जो कुल प्राप्ति होती है, केंद्र सरकार को जो कुल प्राप्ति होती है उसका लगभग 34% हिस्सा जो है वो कहाँ पर गया है, राज्यों के लिए गया है। केंद्र सरकार के कुल प्राप्ति का 34%। तो यदि 34% गया तो इसका अर्थ है कि 66% जो है वो किसके पास रहा उनके कुल प्राप्ति का, तो केंद्र सरकार के पास रहा है ये प्राप्ति का। तो केंद्र सरकार के पास भी पर्याप्त अमाउंट है विकास कार्यों को करने के लिए, आयोग का ये कहना है। और राज्यों के पास जो कुल केंद्रीय जो प्राप्ति होती है उसका 34% गया है। ये पूछा जा सकता है, दोनों डाटा को मैंने क्लियर कर दिया है, 34-66 ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है स्थानीय सरकारों को जो इसमें अनुदान की बात की गई है, यानी कि जो लोकल बॉडीज है जैसे पंचायत है, नगर निगम है, खासकर पंचायतों को जो इसमें दिया जाएगा और शहरी क्षेत्रों को वो किस तरीके से। तो आयोग ने अपनी सिफारिश में नगर पालिकाओं और स्थानीय सरकारी निकायों के लिए अनुदान के साथ साथ नए शहरों के इनक्यूबेशन हेतु प्रदर्शन आधारित अनुदान तथा स्थानीय सरकारों के लिए स्वास्थ्य अनुदान शामिल किया है। तो दो आधार पर अनुदान है स्थानीय सरकारों के लिए। किस पर आधारित है, तो स्थानीय सरकारों के लिए भी एक जो अनुदान है वो प्रदर्शन के आधार पर, यानी कि उनका जो नगरपालिका का प्रदर्शन होगा उस प्रदर्शन के आधार पर उनको दिया जाएगा अनुदान। और दूसरा उनको जो अनुदान का आधार है वो स्वास्थ्य क्षेत्र पर है, स्वास्थ्य अनुदान है।
तो इसका सीधा सा अर्थ है कि स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर करने के लिए और बेहतर प्रदर्शन होता है तो वो अनुदान आपको मिलेगा। और इन अनुदानों के साथ-साथ क्या है कि ये प्रदर्शन आधारित अनुदान किस शहर के लिए है? तो नए शहर के इनक्यूबेशन के लिए, यानी नए शहर का जो एक तरीके से आप कह सकते हैं उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, उसके निर्माण के लिए प्रदर्शन आधारित ग्रांट स्थानीय निकाय को। तो सिंपल सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर स्थानीय निकायों के लिए प्रदर्शन आधारित ग्रांट की व्यवस्था की गई है 15वें वित्त आयोग में? पहला, प्रदर्शन आधारित इनक्यूबेशन, नए शहरों को इनक्यूबेशन हेतु, और दूसरा स्वास्थ्य अनुदान। तो स्वास्थ्य वाला ये दोनों याद रखेंगे। फिर दूसरा पॉइंट है कि शहरी स्थानीय निकाय के लिए अनुदान की व्यवस्था के तहत मूल अनुदान केवल उन शहरों कस्बों के लिए प्रस्तावित है जिनकी आबादी 10 लाख है। 10 लाख से अधिक आबादी शहरों के लिए 100% अनुदान मिलियन प्लस सिटी चैलेंज फंड के माध्यम से प्रदर्शन के आधार पर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट को आप 2 सेक्शन में बाँट लेंगे समझने के लिए। इसमें एक है कि यदि ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 10 लाख तक है, 10 लाख तक वाले शहर, 10 लाख तक वाले शहर जो मेट्रोपॉलिटन है वो, ये 10 लाख तक वाले शहर के लिए एक है अनुदान की व्यवस्था। और दूसरा है कि जो जिस शहर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, 10 लाख से अधिक है। तो 10 लाख से अधिक और 10 लाख तक वाले दोनों के लिए अलग-अलग अनुदान की। तो 10 लाख तक वाले जो शहर हैं इनको क्या है, मूल अनुदान का प्रस्ताव है, मूल अनुदान का प्रस्ताव है, इनके लिए मूल अनुदान का प्रस्ताव है, ये याद रखेंगे, मूल अनुदान का प्रस्ताव है। और जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर हैं, इनके लिए क्या है कि 100% अनुदान इनको मिलेगा। किसके लिए? तो जो मिलियन प्लस इनको मिलेगा मिलियन प्लस सिटीज चैलेंज फंड, यानी कि MCF फंड के तहत इनको मिलेगा। तो ये दोनों बाइफरकेट याद रखेंगे। ऐसे शहर जिनकी आबादी 10 लाख तक है उनको मूल ग्रांट मिलेगा, और ऐसे शहर जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है उनको MCF फंड के तहत प्रदर्शन के आधार पर दिया जाएगा। MCF फंड का क्या अर्थ हो गया? मिलियन प्लस सिटी चैलेंज के फंड के आधार पर। दूसरा पॉइंट। और तीसरा है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर के प्रदर्शन उनकी वायु में गुणवत्ता सुधार और शहरी पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि के मापदंडों पर। यानी कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर को जो मिलियन प्लस सिटीज फंड से अनुदान मिलेगा, इसके लिए आधार का निर्धारण किया गया है। तो इसके लिए जो आधार का निर्धारण है वो क्या है? तो उस शहर की जो वायु गुणवत्ता है, एयर क्वालिटी है, वो किस प्रकार की है, वो ख्याल रखा जाएगा अनुदान देने समय। दूसरा रखा जाएगा कि शहर में जो पेयजल की आपूर्ति है, तो शहरी पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था किस प्रकार से है, उसको ध्यान में रखा जाएगा। और तीसरा जो स्वच्छता है, तो स्वच्छता की क्या कंडीशन है, और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की क्या कंडीशन है, सॉलिड अपशिष्ट प्रबंधन की क्या कंडीशन है, इसको ध्यान में रखकर। तो यानी कि इन 4 पॉइंटों को ध्यान में रखकर जो है सो इनको दिया जाएगा नए 10 लाख से अधिक सिटी वाले। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो जो स्थानीय सरकारों का अनुदान है वो क्या है? 2 तरीके का अनुदान है, एक स्वास्थ्य अनुदान है और दूसरा है नए शहरों के इनक्यूबेशन के लिए प्रदर्शन आधारित। 2 तरीके का जो अनुदान है, इसमें दूसरा पॉइंट है कि 10 लाख से जो 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहर हैं उनके लिए मूल अनुदान की व्यवस्था है, और 10 लाख से जो अधिक जनसंख्या वाले शहर हैं उनके लिए MCF फंड, यानी कि मिलियन प्लस सिटी चैलेंज फंड के तहत जो है वो मिलेगा उसके प्रदर्शन के आधार पर। और तीसरा पॉइंट है कि जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर हैं जिनको मिलियन सिटीज चैलेंज फंड से पैसा मिलेगा, उसके लिए कई मानक निर्धारित किए गए, जिनमें कुछ मानक हैं एयर क्वालिटी उस शहर की कैसी है, शहर में पेयजल आपूर्ति कैसे है, वहाँ की स्वच्छता कैसे है, वहाँ की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था कैसी है, इन सब मानकों के आधार पर उनको वो फंड दिया जाएगा। यही प्रदर्शन बेहतर है तो फंड मिलेगा, प्रदर्शन बेहतर नहीं है तो फंड नहीं मिलेगा। फिर जो 15वें वित्त आयोग में जो वित्तीय समावेशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जिसके तहत राजकोषीय घाटा का प्रावधान पर ध्यान दिया गया, तो वो क्या है?
तो इसमें केंद्र के लिए क्या लक्ष्य है वो ध्यान में रखना है, और राज्यों के लिए क्या लक्ष्य है वो। तो राजकोषीय घाटा के लिए दोनों के लिए अलग अलग टारगेट है। तो 15वें वित्त आयोग द्वारा यह अनुशंसा की गई है कि केंद्र सरकार राजकोषीय घाटे वित्त वर्ष 2022 के सकल घरेलू उत्पाद के 6.8% से वर्ष 2025-26 तक 4% ले आएगी। इसका अर्थ यही निकलता है कि वर्ष 2022 में केंद्र सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का कितना है, तो 2022 में जीडीपी का ये 6.8% है। और जो कर प्रयास का जो भी प्रयास किया जाएगा उसके तहत यह अनुमान लगाया गया है या करने को कहा गया है कि 2025-26 तक जो है कंडीशन, ये जीडीपी का कितना प्रतिशत हो जाएगा, 4% तक ले आएंगे। तो ये दोनों डाटा याद रखना है कि जो अभी 2022 में 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वो जो सकल घरेलू उत्पाद होता है उसका 6.8% है। और सरकार जब राजकोषीय समेकन का प्रयास करेगी तो 2025-26 तक यह घाटा 6.8 से डिक्रीज होकर 4% पर आ जाएगा। ये केंद्र के लिए। और राज्यों के लिए क्या है, तो राज्यों के लिए 15वें वित्त आयोग ने 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का 4% और उसके अगले वर्ष 3.5% और उसके अगले वर्ष 3% राजकोषीय घाटा की सिफारिश की है कि इतना तक होना चाहिए। इसका अर्थ है कि देखो, चूंकि किसी एक राज्य के लिए तो सिफारिश नहीं करेगा, इसका अर्थ है कि यह हर एक राज्यों के लिए सिफारिश है कि जिन राज्यों का राजकोषीय घाटा चल रहा है तो उनको क्या है कि 2021-22 के वित्तीय वर्ष में अपने राजकोषीय घाटा को 4% पर ले आना है। किसके आधार पर, तो जीएसडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक स्टेट प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन है, उसके आधार पर। फिर उसके अगले वर्ष का अर्थ हो गया कि जो 2023-24 का हो जाएगा, तो इस वर्ष कितना आपको कम करके ले आना है, 3.5%। और जो 2025-26 का वित्तीय वर्ष है यानी कि इस आयोग के अंतिम समय तक सिफारिश तक वो 3% ले आना है। तो ये जो डाटा मैंने बताया है इसको भी याद रखेंगे। बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि केंद्र के लिए क्या टारगेट है, राज्य के लिए क्या है। केंद्र के लिए 2022 में 6.8% है राजकोषीय घाटा जीडीपी का, जो 2025-26 तक 4% पर ले आएगी सरकार। और राज्यों के लिए कहा गया है, राज्य नहीं, राज्यों के लिए कहा गया है कि जिनका राजकोषीय घाटा 2021-22 में 4% है राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का, वो अगले वित्तीय वर्ष यानी 2023-24 में 3.5% कर लेंगे और फिर 25-26 में वो 3% कर लेंगे। ये डाटा सबसे महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, राज्यों के लिए जो उधार की सीमा है वो क्या है और किस तरीके से। तो ज्ञात है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत 293 के तहत राज्य सरकारें केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित उधार सीमा के अधीन कार्य करती है। आयोग ने शुद्ध उधार सीमा को वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू राज्य के 4% तक, वर्ष 2022-23 में 3.5% तक और फिर 24-25 से वर्ष 2025-26 तक 3% तक बनाए रखने की सिफारिश की है। यानी कि डाटा सेम है, जो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है वही राज्यों के लिए उधार सीमा है। यानी कि 2021-22 में सकल राजकोषीय उत्पाद का वो कितना होगा उधार सीमा, यानी कि किसी भी राज्य का जो कुल उसका जो अपना कुल उत्पाद है एक वर्ष का सकल घरेलू उत्पाद, उसका 4% होगा। कब, तो 2021-22 के लिए। 2022-23 के लिए ये 3.5% और अगले वर्ष तक यानी कि लास्ट 15वें वित्त आयोग तक 3% तक बनाए रखने की सिफारिश की है। तो दोनों डाटा सेम है, आपको याद रखना है। राजकोषीय घाटे को समेकन करने वाला और उधार सीमा वाला राज्यों के लिए सेम है। इसके अलावा यदि राज्य द्वारा ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए मानदंडों को पूरा कर लिया जाता है तो उन्हें सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अतिरिक्त 0.5% ऋण लेने की अनुमति होगी। यानी कि ऊर्जा क्षेत्र में जो टारगेट निर्धारित है वो टारगेट यदि राज्य अचीव कर लेते हैं तो उनको अतिरिक्त बेनिफिट मिल जाएगा। क्या मिलेगा, तो उन्हें सकल घरेलू राज्य उत्पाद का 0.5% तक अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दे दी जाएगी। तो ये बेसिकली क्या है ना कि ऊर्जा क्षेत्र में राज्यों को प्रोत्साहन करने के लिए किया गया है और यदि बेहतर होता है तो उस पर आप 0.5% और ऋण अनुदान ले सकते हैं। ये है इसमें। नेक्स्ट, जो केंद्र
प्रायोजित योजना उसकी बेहतर निगरानी की भी इसमें सिफारिश की गई। और क्या है, वार्षिक विनियोग की सीमा संबंधी एक राशि तय की जानी चाहिए जिनसे नीचे केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए धन का आवंटन रोक दिया जाए। यानी कि पहला पॉइंट ये कहता है कि वार्षिक विनियोग की सीमा संबंधी एक राशि की केंद्र सरकार एक वर्ष में कितने राशि तक खर्च करेगी केंद्र प्रायोजित योजना पर, वो तय कर लेना चाहिए, उसके नीचे वो धन आवंटित ना करे। राजकोषीय घाटे को बेहतर करने के लिए ये सुझाव है। दूसरा है कि निर्धारित सीमा से कम राशि की योजना को प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी रखने की आवश्यकता को न्यायसंगत सिद्ध किया जाना चाहिए। और तीसरा, मौजूदा योजनाओं के जीवन चक्र को वित्त आयोग की कार्यावधि के समान ही डिजाइन किया गया, जिसमें सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तृतीय पक्ष मूल्यांकन को भी निर्धारित समय, यानी कि योजनाओं के मूल्यांकन का प्रावधान है इसमें। और पहला जो सबसे प्रमुख पॉइंट है वही कि एक समय सीमा तय कर लेनी चाहिए, और सीमा कि इससे नीचे की जो इतना सीमा के बाद केंद्र खर्च नहीं करेगा, राज्य अपना प्रावधान करे, ये है इसमें। जो एफ आर बी एम फ्रेमवर्क है, ये क्या है और इस पर क्या है, तो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003। तो ये भी पूछा जाता है कई बार कि ये जो अधिनियम है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लाया गया था, 2003 में आया था ये। इस पर सरकार आयोग की क्या सिफारिश है, के पुनर्गठन की आवश्यकता पर जोर देते हुए, यानी कि जो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम है उस पर 15वें वित्त आयोग ने उसके पुनर्गठन की सिफारिश की है, जो 2003 में आया था। और क्या कहा है, तो सिफारिश किया है कि ऋण स्थिरता को परिभाषित करने और उसे प्राप्त करने के लक्ष्य से संबंधित समय सीमा की जांच एक उच्च स्तरीय अंतर सरकारी समूह द्वारा किया जाना। इसका अर्थ है कि राज्यों को जो ऋण स्थिरता प्राप्त करने की समय सीमा दी गई, हर एक राज्य के लिए अलग अलग होगा क्योंकि सबका अलग अलग राजकोषीय घाटा होता है, ऋण की स्थिति अलग अलग होती है। तो राज्यों को जो ऋण स्थिरता परिभाषित करने के लिए कहा गया, ऋण स्थिरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, तो राज्य सही समय पर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए जो है सो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में पुनर्गठन की आवश्यकता। और उसके लिए बताया है कि एक उच्च स्तरीय अंतर सरकारी समूह का गठन होना चाहिए, उच्च स्तरीय इंटर गवर्नमेंट पैनल का गठन होना चाहिए। फिर दूसरा है कि यह उच्च संचालित समूह नए एफआरबीएम ढांचे को तैयार कर सकता है और इसके कार्यान्वयन की देखरेख कर सकता है। यानी कि यह भी हो सकता है कि ये जो अंतर सरकारी समूह गठित किया जाएगा, ये एक नया एफआरबीएम यानी राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम की सिफारिश कर सकता है, बना सकता है और उसकी देखरेख कर सकता है। और तीसरा है कि राज्य सरकारें स्वतंत्र सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ का गठन कर सकती है, जो उनके उधार कार्यक्रम की कुशलता को प्रबंधित करने में मदद करेगा। यानी कि इसके तहत क्या है कि राज्य सरकार भी एक स्वतंत्र सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ सेल का गठन कर सकती है, जो उनके उधार कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से मैनेजमेंट करेगा। इसके लिए ये कर सकते हैं स्वतंत्र सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ। 3-4 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो गया। सबसे पहला कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम कब आया, 2003 में। इसमें क्या सिफारिश करने का सुझाव दिया 15वें वित्त आयोग ने, तो ऋण स्थिरता लक्ष्य को राज्य सही समय पर प्राप्त कर पाते हैं या नहीं, और उसको परिभाषित करने के लिए एक अंतर सरकारी समूह का गठन हो। फिर ये जो अंतर सरकारी समूह है, ये एक नए एफआरबीएम ढांचे का सुझाव दे सकते हैं, और राज्य अपने उधार कार्यक्रमों को कुशल बनाने के लिए, बेहतर प्रबंधन करने के लिए एक स्वतंत्र सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ का गठन कर सकते हैं। ये भी इसमें सिफारिश है। नेक्स्ट जो 15वें वित्त आयोग की सिफारिश जो कुछ क्षेत्र विशिष्ट है, तो वो क्षेत्र विशिष्ट क्या है, तो 2022 तक, वर्ष 2022 तक राज्य द्वारा स्वास्थ्य व्यय को अपने बजट के 8% से अधिक तक बढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि जिन राज्यों का स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय 8% से कम है, उनको 2022 तक वो 8% तक ले जाने का सुझाव दिया है। फिर दूसरा है कि चिकित्सा की उपलब्धता में अंतर राज्य असमानता बिल्कुल है, इंटर स्टेट डिस्पैरिटी को देखते हुए अखिल भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा गठन का आवश्यकता बताया है, और अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 की धारा 2A के तहत ये परिकल्पित है।
यानी कि इसमें आयोग ने कहा है कि एक तो प्रत्येक राज्य का यह काम है कि 2022 तक यदि उनके द्वारा जो बजट खर्च होता है, हर एक डिपार्टमेंट में जो अलॉट किया जाता है, तो यदि स्वास्थ्य में वो 8% तक नहीं तो वो 8% तक ले जाए। और दूसरा, विभिन्न राज्य में जो चिकित्सकों की उपलब्धता की कमी है, अंतर्राज्यीय असमानता, उसको देखते हुए अखिल भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा संगठन के गठन करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। और ये जो गठन होगा तो ये अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 की धारा 2A के तहत प्रकल्पित, यानी कि ये जो अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 की धारा 2A है, ये ऑल इंडिया जो सर्विसेज है, जैसे कि IAS है, जो IPS है, जो IFS है, इन सब के लिए भी इसके तहत नियम बनते हैं। उसी के तहत ये नियम बनेगा, किसके लिए? तो अखिल भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा संगठन गठन यदि बनता है तो जो सिफारिश किया है आयोग ने। और तीसरा, 15वें वित्त आयोग में सभी स्तरों पर चिकित्सा सेवाओं की पूरी जांच कर सुधार, स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए भी धन आवंटित किया गया है, यानी कि हेल्थ सेक्टर पर अधिक फोकस किया गया है। ये कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना, और पॉइंट भी। रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या, आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में, तो केंद्र सरकार भारत की एक लोक लेखा निधि के अंतर्गत एक गैर व्यक्तिगत निधि, जैसे पहले ही बताया था कि नॉन लैप्सेबल फंड, पहले पेज में याद कीजिए लेक्चर के शुरू में, नॉन लैप्सेबल फंड के गठन का प्रावधान करेगी, किसके लिए? तो रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए निधि, तथा रक्षा और आंतरिक सुरक्षा हेतु एक आधुनिकीकरण कोष का गठन किया जाएगा। तो ये दो पॉइंट इसके संदर्भित है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रक्षा और आंतरिक सुरक्षा क्षेत्र के लिए दो फंड का गठन, एक आधुनिकीकरण फंड का गठन और दूसरा एक गैर व्यक्तिगत फंड का गठन किया जाएगा, नॉन लैप्सेबल फंड का गठन किया जाएगा, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो इसमें हो जाएगा, आपदा प्रबंधन को भी ध्यान में रखा गया है। तो जोखिम का अर्थ होता है आपदा जोखिम प्रबंधन। जोखिम का अर्थ होता है किसी भी आपदा से होने वाले दुष्प्रभाव को कम करने का उपाय। किसी भी आपदा से होने वाले दुष्प्रभाव को कम करने का जो उपाय करते हैं तो वो जोखिम प्रबंधन कहलाता है। आप कोई जैसे मान लीजिए उत्तराखंड में अभी जो है सो एवलांस हुआ और फ्लैश फ्लड आ गया, उसके कारण जो तो उस तरह के जोखिम को कम करने के लिए, चूंकि रिस्क तो है उन राज्यों में, क्योंकि वो ऐसे एरिया है जहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो सकती है, तो इस तरीके के जोखिम दोबारा ना हो आपदाएं, और उनसे यदि होता भी है तो उससे होने वाले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों को कम करने के लिए किए गए प्रयासों को हम लोग जोखिम प्रबंधन कहते हैं। इसमें क्या प्रावधान किया गया है वो आप देखिए कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्रीय और राज्य स्तर दोनों पर शमन निधियों के निर्माण करना। शमन निधि का अर्थ होता है मिटिगेशन फंड कहते हैं इसको, और मिटिगेशन फंड का अर्थ यही होता है, इंग्लिश शब्द इसका होता है मिटिगेशन फंड कहते हैं इसको, मिटिगेशन फंड कहते हैं। और ये जो मिटिगेशन फंड होता है तो बेसिकली यही होता है कि किसी भी चीज के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए वित्तीय जो सहायता है वो मिटिगेशन फंड है। तो राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी एक मिटिगेशन फंड के गठित करने का सुझाव दिया है 15वें वित्त आयोग ने। दूसरा क्या है कि फंड का उपयोग उन स्थानीय स्तर, यानी कि ये जो मिटिगेशन फंड गठित होगा उसका उपयोग कैसे होगा, तो फंड का उपयोग उन स्थानीय स्तर और समुदाय आधारित कार्यक्रमों के लिए किया जाना चाहिए जो जोखिम को कम करते हैं और पर्यावरण अनुकूल आवासों आजीविका उपलब्ध कराते हैं। यानी कि ऐसे समुदाय के लिए ये फंड उपयोग करना है, ऐसे स्थानीय समुदाय करने के लिए जो पर्यावरण अनुकूल कार्यों को बढ़ावा देते हैं और जोखिम को कम करते हैं। फिर इसमें एक प्राथमिक क्षेत्रों को निधि प्रदान करने की भी सिफारिश की गई है। प्राथमिक क्षेत्रों को निधि प्रदान करने की सिफारिश, तो प्राथमिक क्षेत्रों को जो निधि प्रदान करने की सिफारिश की गई है वो क्या है, प्राथमिक क्षेत्रों को निधि प्रदान करें। यानी 15वें वित्त आयोग ने जैसे कुछ प्राथमिक क्षेत्रों के लिए निधि आवंटन भी निर्धारित किया, जैसे किस क्षेत्र के लिए, तो अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए, पहला अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण। दूसरा, कटाव से प्रभावित विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए, और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल को निधि आवंटन करना। यानी कि जो अग्निशमन सेवाएं, फायर ब्रिगेड सेवाओं के विस्तार आधुनिकीकरण के लिए एक लोकल फंड प्राथमिक क्षेत्र निधि का प्रावधान है। और दूसरा इसमें क्या है कि जो प्राथमिक क्षेत्र निधि प्रदान किया गया वो किसके लिए,
तो जो कटाव प्रभावित क्षेत्र है, जैसे कोई विकासीय योजना से कोई विस्थापित होता है, कहीं फ्लड आने के कारण या भूकंप, भूस्खलन किसी के कारण से कटाव होता है, वहाँ पे उनको विस्थापित होना पड़ता है लोगों को। तो ऐसे लोगों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल को निधि, यानी कि जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, उसको निधि आवंटित करने की सिफारिश की गई है। और ये जो सिफारिशें हैं, तो 12 सर्वाधिक सूखा प्रभावित राज्यों को उत्प्रेरक सहायता, 10 पहाड़ी राज्यों में भूकंपीय और भूस्खलन जोखिमों को प्रबंधन के लिए सहायता, 7 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में शहरी बाढ़ को जोखिम कम करने के लिए और कटाव रोकने के उपायों के लिए राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि को राशि प्रदान करना, यानी नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड को प्रदान करना। क्योंकि भारत में जो आप देखेंगे, जो हिमालयन राज्य हैं, वो भूकंप, भूस्खलन, लैंडस्लाइड सबके दृष्टिकोण से काफी संवेदनशील है और भारत में आए दिनों शहरी बाढ़ बढ़ रही है। बेंगलुरु में, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में तो नहीं लेकिन चेन्नई, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जो कोस्टल शहर हैं, जहाँ यहाँ पर शहरी बाढ़ काफी बढ़ रही है। तो ऐसे बाढ़ों के समय जोखिम को कम करने के लिए, समुदाय को मजबूत करने के लिए जो नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड है, उसको धन आवंटित करने की सिफारिश की है 15वें वित्त आयोग के द्वारा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो रिपोर्ट है 15वें वित्त आयोग की, आपके पीटी और मेंस दोनों ही एग्जाम के लिए, चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हो या मेंस यूपीएससी की तैयारी करते हो, दोनों ही के लिए बेनिफिशियल है, आपके पीटी के लिए भी और मेंस के लिए। आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और फिर जो कॉम्पेरेटिव मैंने बताया है, उसको भी ध्यान में रखेंगे, प्रारंभ में भी और लास्ट में भी। और इस तरीके से यदि आप तैयारी कर लेते हैं, तो आपके पीटी में भी वित्त आयोग से भी प्रश्न नहीं छूटेंगे और मेंस में भी। इस वीडियो को देखकर आप अपना नोट्स डेवलप कर लीजिएगा। और 18 फरवरी से जो अनअकैडमी का बैचेज शुरू हुआ है, जो 1 साल का है, 6 महीने का है, 2 साल का है, यानी 2021, 22, 23 के लिए एनसीईआरटी फोकस बैच भी है। इसमें से किसी भी बैच का आप अपने घर बैठे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अनअकैडमी के मार्गदर्शकों के नेतृत्व में आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। और आप याद रखिए कि अनअकैडमी का जो समिट है, जो आपको एक लाइफ में ट्रांसफॉर्म दे सकता है, उसके लिए 20 और 21 तारीख का डेट निर्धारित किया गया है। ये जो 20 और 21 तारीख का डेट निर्धारित किया गया है, इसमें आप पार्टिसिपेट करें। बेसिकली ये 2 लाइटफुल डे आपके लिए रखा गया है। इसमें 70 से भी अधिक आइकॉनिक पर्सन पार्टिसिपेट करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे कि प्रशासन के क्षेत्र में क्या चुनौतियां हैं वर्तमान भारत में, प्रशासक को कैसे डायनेमिक होना चाहिए, यूपीएससी आप कैसे क्रैक करें, जीवन में कैसे एक सफल प्रशासक बने, इन सब के बारे में आपका मार्गदर्शन होगा। तो आप इसमें रजिस्टर्ड करें और ज़रूर जो है सो आपको इससे यूपीएससी के नेचर को समझने में, उसको कैसे कैंडिडेट चाहिए, एक सफल प्रशासक कैसे बने, इन सब से आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो आप ज़रूर इसमें रजिस्टर्ड करके पार्टिसिपेट करें अपने आप को। और फिर अनअकैडमी का जो नेक्स्ट कॉम्बैट है, ये 28 फरवरी को होगा। इसकी टाइमिंग जो है 11 AM है और इसमें इनरोल करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करें, तो आप इनरोल होंगे। और जब आप इसमें इनरोल्ड हो जाते हैं, तो आप देश के जितने भी आईएएस एस्पिरेंट हैं, सभी इसमें भाग लेते हैं। तो उनके बीच आपका पोजीशन क्या रहता है, क्योंकि एक प्रकार के कॉम्पिटिटिव कंटेस्ट होता है, तो वो आप जान जाएंगे। और दूसरा, आप कई सारे प्राइजेज भी इसमें जीतने का अवसर प्राप्त कर लेंगे। आप ज़रूर ये करें। और फिर इस वीडियो को सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और अगले वीडियो में अब आपसे कंटिन्यू मॉडर्न इंडिया के क्लास में मिलेंगे, जिसमें कि महलवारी और रैयतवारी बंदोबस्त के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। तब तक के लिए सभी को थैंक यू और धन्यवाद है।